हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया है और उस चैप्टर की हमने कुछ बेसिक बातों को समझा था। उन्हीं बातों को अब हम और आगे ले जा करके थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप, हमने रैखिक जो समीकरण थी हमारी दो चर में, उसको हमने कैसे लिखा था उस बात को वापस वेरीफाई करते हैं। तो क्या था हमारा, अगर आपको डायरेक्टली एक रैखिक समीकरण का मानक रूप पूछा जाए, इसका क्या मानक रूप होगा, मैंने कल लिखवाया था आपको। एक बार हम इसको वापस याद कर लेते हैं, वापस देख लेते हैं क्या होगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होगा, 0। ये किसका मानक रूप होगा। जब आपसे कहा जाए कि दो चर वाली रैखिक समीकरण लिखिए तो उसका मानक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये तो केवल एक समीकरण है। जब आप यहाँ पर दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म लिखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या लिखनी होगी, दो समीकरण लिखनी होगी ना। तो उसका भी एक क्या होता है, मानक रूप होता है फिक्स। तो क्या होता है उसको हम लिखते हैं, उसको हम कैसे लिखेंगे, a1x, जैसे पहली समीकरण है तो ए बी सी जो हैं उनके नीचे 1 1 लग जाएगा, तो a1x b1y प्लस c1। देखिए मैंने यहाँ पर दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखा है। तो क्या मानक रूप लिखा है, पहली समीकरण होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। तो इन समीकरणों को कैसे हल करना है, जैसे देखिए जब एक समीकरण आपको डायरेक्टली दी गई है तो मैंने पिछली क्लास में समझाया था, x का मान बदलेंगे y का मान बदलता जाएगा तो अलग अलग उत्तर प्राप्त होंगे। परंतु जब आपको दो समीकरण दे दी जाएगी ना, तो इनको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, एक निश्चित मान प्राप्त होगा। ठीक है, एक्स और वाई का एक निश्चित मान प्राप्त होगा, पर कुछ कंडीशन होगी जहाँ पर भी एक्स और वाई के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। वो मान कैसे प्राप्त होंगे उसको हम अपनी इस क्लास के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। एक निश्चित मान मिलेगा इन दोनों को हल करने पर हमें, एक्स और वाई का। ठीक है, एक्स और वाई का एक निश्चित मान मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इन समीकरणों को हल करने की कुछ निश्चित विधियाँ होती हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। तो जो ये हमें दो चर में रैखिक समीकरण दी गई है ना, इनको हल करने की कुछ विधियाँ होती है। तो मैं लिख देता हूँ, हल करने की विधि। किसको हल करने की विधि, जो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म दिए जाते हैं ना, उनको हल करने की कुछ विधि होती है। पहली तो होती है ग्राफीय विधि, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, मैं थोड़ा इंग्लिश में भी नाम लिख देता हूँ ताकि आपको साथ में इंग्लिश में भी नाम याद रहे, ग्राफिकल मेथड। दूसरी विधि होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। क्या होती है ये विधि, इन पर ही आधारित आपके बुक में प्रश्नावलियाँ दी गई है, तो उनको हम आगे जा करके समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और तीसरी हमारी विधि होती है जो काफ़ी आसान विधि है और अच्छी विधि है। अक्सर यदि हमारा कोई सवाल प्रतिस्थापन और विलोपन से होने में गलती होती है, प्रतिस्थापन या ग्राफीय से, तो हम विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। तो ठीक है, तीसरी विधि कौन सी होगी, विलोपन विधि। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमारी तीन विधियाँ होती है। तो ये विधियों को कैसे उपयोग में करते हैं वो तो हम आगे वाले जो सवाल आते जाएंगे उसके साथ हल करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ जो ये तीन विधियाँ हैं ना, इसके पहले कुछ और बातें भी बताता हूँ मैं आपको, वो भी हमारे लिए समझना जरूरी है। हमें ये बात ध्यान है कि दो चर में जो रैखिक समीकरण होती है उनका जब युग्म लिखते हैं तो उसका मानक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होती है, 0। तो ये जो दोनों क्या है, रेखा हैं। जब भी आप असल में इनका ग्राफ बनाते हो ना, तो इनका ग्राफ बनाने पर हमें कुछ ऐसी कंडीशन प्राप्त होती है। कभी हो सकता है कि दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हो किसी न किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटेगी हमें वहाँ पर एक्स और वाई के क्या प्राप्त होंगे, एक निश्चित मान प्राप्त होंगे। यह हो सकता है कि कोई ग्राफ ऐसा बनाओ कि उसके अंदर ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काट रही है और एक दूसरे की क्या निकल रही है, समांतर निकल रही है, तो हमें यहाँ पर कोई हल प्राप्त नहीं होता। इस बात को भी हम आगे समझेंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो दोनों रेखाएं ना, इनकी तीन कंडीशन बन सकती है। कैसे कि या तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती है। देखिए ये बेसिक्स है, इसको, इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें आगे की बातें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। या तो क्या हो सकता है, प्रतिच्छेदी रेखा हो, पहली बात,
या क्या हो सकती है, समांतर रेखा हो। 3 कंडीशन हो सकती है, मतलब ये सभी क्या है, रेखा हो गए तो समीकरण है ना। रेखिक समीकरण का मतलब क्या है, रेखिक शब्द किससे मिलके बना है, रेखा से मिलके बना है। घात एक का मतलब क्या होता है, एक सीधी लाइन के रूप में होता है ना, एक को लिखते हैं हम डायरेक्टली, तो ये रेखिक समीकरण होती है। ठीक है, तो रेखा की एक समीकरण है। तो रेखाएं आपस में अगर यदि दो रेखाएं दी जा रही है किसी सवाल में आपको, या फिर दो रेखिक समीकरण दी जा रही है, तो उनका जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो हो सकता है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटे। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना, तो वो क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, यदि वो दोनों रेखाएं समांतर निकल जाती है ग्राफ पर, तो वो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं। क्या कहलाती है हमारी, समांतर रेखाएं। यदि वे तीन यदि जो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा के मान रखाव में आ जाते हैं, रखने में आ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक ही रेखा नजर आ रही है, पर असल में वहाँ पर दो रेखाएं होती है, तो ये रेखाएं कौन सी कहलाती है, हमारी समपाती रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है, हमारी समपाती रेखा। ठीक है, तो समपाती रेखा कैसे होगी, जैसे देखिए आप, पहले तो मैंने ये वाली लाइन खींच दी, एक रेखा ये बन रही है हमारी, अब इसी के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है, पर आपको पता नहीं चल रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, उसके लिए एक बार अपने पेन का कलर चेंज करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप, इसी पर यदि कोई दूसरी रेखा आ रही होगी, तो वो इसी को बिल्कुल ओवरलैप करेगी, बस आपको ऐसा लगेगा कि ये इसी के ऊपर है और आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इस तरीके से दो रेखाएं एक दूसरे को जब कवर कर लेती है ना, तो वो तो कहलाती है समपाती रेखा। और यदि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट ले, तो वो क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा। और एक दूसरे को नहीं काटती और सीधी निकल जाती है ग्राफ खींचने पर, तो क्या कहलाएगी, वो हमारी समांतर रेखा। तो ये भी हमारे इस चैप्टर का काफ़ी कुछ बेसिक है। दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें कुछ खास कंडीशंस प्राप्त होती है। तो अब हम इसी के साथ क्या करते हैं, अपनी प्रश्नावली 3.1 को हम शुरू करेंगे। तो उसके अंदर जो पहला सवाल है ना, वो ग्राफीय विधि से दे रखा है, तो हम ग्राफीय विधि को समझने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। ग्राफीय विधि में क्या होता है, उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको यहाँ पर बेसिक्स बता देता हूँ। जब आप यहाँ ग्राफीय विधि से सवालों को हल करोगे, तो देखिए किस किस प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं। एक बार मैं उसकी संभावना बता देता हूँ, फिर उसी के हिसाब से हम यहाँ सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो क्या होगी आपकी एक्स अक्ष, ये होगी एक्स डैश, ये होगी वाई अक्ष, और ये क्या होगी वाई डैश, और ये क्या होगा आपका मूल बिंदु। हो सकता है कि जो आपकी दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काट दे, कहीं भी काट सकती है, जरूरी नहीं कि इसी जगह पर काटे। मान लीजिए कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है कि वो दोनों जो रेखाएं आपकी कुछ इस प्रकार काट दे एक दूसरे को, जैसे एक तो ऐसे निकल गई और अगली जो रेखा आई वो कुछ इस जगह से कट गई। ठीक है, निकल गई। तो ये जो मिलने वाला बिंदु है ना, जहाँ पर इन्होंने काटा, ये जो ये उपविनिष्ट बिंदु है, यही आपकी दोनों रेखाओं का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और इसका मान क्या प्राप्त होगा, क्या मान प्राप्त होंगे हमें यहाँ, एक्स और वाई के मान प्राप्त होंगे। पहली कंडीशन तो ये कि यदि रेखा प्रतिच्छेदी हो, जरूरी नहीं कि ये इसी वाले हिस्से में काटे, नीचे भी काट सकती है, ऊपर भी काट सकती है, या रेखा के ऊपर रेखा को भी काट सकती है। यदि रेखा प्रतिच्छेदी हो, पहली कंडीशन तो ये। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। वही बिंदु हमारे एक्स डैश, जो हमारी ये जो बिल्कुल ऐसे नीचे लेटी हुई लाइन होती है ना, मतलब जो धरती के समांतर लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। और जो बिल्कुल ऐसे खड़ी लाइन होती है वर्टिकल, उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष, ये नीचे वाला वाई डैश। और जो बीच में दोनों लाइन जहाँ मिल रही है, उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु या फिर ओ। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए हम यहाँ ओ का उपयोग करते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। हो भी सकता है कि यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए कोई दो लाइन है, तो वैसे निकल जाए, एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन भी कुछ इस प्रकार से निकल रही है। यदि हम इन लाइनों को आगे बढ़ाएंगे ना, तो हमें लगेगा कि ये कहीं भाई एक दूसरे को नहीं काट रही है। तो क्या कंडीशन बन सकती है, यदि रेखा क्या हो, समांतर, तो कुछ ऐसे ग्राफ होंगे। हो सकता है कि लाइनें इधर से भी ऐसे हो सकती है, ठीक है, इधर से भी समांतर हो सकती है, ऊपर से भी समांतर हो सकती है, यदि रेखा क्या हो हमारी, समांतर हो। देखिए दो कंडीशन तो ये मिल गई हमें, एक तीसरी कंडीशन और होगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वही एक्स डैश, वाई डैश, और ये मूल बिंदु ओ। हो सकता है कि अब जो तीसरी लाइन है ना, वो कुछ इस तरीके से हो कि आपको लग रहा है कि एक ही लाइन होगी। वो मान लीजिए वो लाइन ऐसे आ रही हो, वो लाइन कुछ ऐसे निकल के आ रही हो, आपको लग रहा है ऐसे ही आ रही है, पर इसी के ऊपर क्या है, असल में दो रेखाएं हैं।
क्योंकि दो दो जगहों पर मान संतुष्ट हो रहे होंगे। इससे रिलेटेड भी कुछ सवाल आएंगे हमारी प्रश्नावली में, तो मैं इसको जब करवाऊंगा तब आपको ये बात और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो मैं एक बार अपने कलर चेंज कर लेता हूँ और उसके बाद इसी के ऊपर एक लाइन को ओवरलैप करके आपको बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इसी के ऊपर एक और लाइन को ओवरलैप किया है, यानी संपाती किया है। तो तब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा यदि रेखा क्या हो, संपाती हो। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कोलिनियर, यदि रेखा संपाती हो। तो ये वाली बात तो आपको समझ में आई गई है। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको बात की थी कि हमें इस प्रकार से समीकरणों को हल करेंगे। हल करने की 3 विधियाँ होंगी, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। फिर हो सकता है कि उस ग्राफ के अंदर रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो प्रतिच्छेदी होगी, यदि एक दूसरे के समांतर होगी तो समांतर रेखाएं होंगी, यदि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी तो संपाती रेखा होगी। परंतु हमें यहाँ एक बात को और समझना जरूरी है कि जब भी हम ग्राफ को हल करते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, कुछ ना कुछ मान का उपयोग करना होता है। तो हमें पहचानना होता है कि मान हम कैसे रखते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को भी एक बार आपको समझा देता हूँ ताकि जो हमारी अगली क्लास है उसको समझने में हमें ज़्यादा कठिनाई ना हो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, एक बार इस बात को भी समझते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पर मान लीजिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारा रो डायग्राम है, ठीक है, रफ डायग्राम है। तो ये जो नीचे वाली लाइन है ना, जो बिल्कुल ऐसे प्लेन लाइन दिख रही है, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे जो दिख रही है सीधे, इसको तो हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। ठीक है, ऊपर वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, वाई अक्ष। एक बार मैं बता देता हूँ, इसको तो क्या बोलेंगे हम, एक्स अक्ष। ठीक है, और जो ये ऐसे सीधी लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। मैं आपको बता देता हूँ, एक्स अक्ष पे जब आप देखते हैं ना, जैसे अभी मैंने आपको समीकरण बताया था ना, एक तो LHS होता है इस तरफ और एक क्या होता है, RHS होता है। यानी जो आप दाई तरफ देखोगे ना, जो बीच में मिलने वाला बिंदु है ना इन दोनों रेखाओं का, इसको हम क्या बोलते हैं, O, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इस चीज़ को समझना इसलिए भी ज़रूरी है, जब हम अपने इसी बुक के अंदर क्लास 10th में एक्सरसाइज 7 को जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये सभी बातें काम आएगी। तो अगर आपको ये बात यहाँ पर भी समझ में आ जाती है तो वहाँ समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु O। यहाँ पर दोनों रेखाएं काटती है। अब देखिए आप, जो ये एक्स अक्ष होगी ना ये वाली, तो यहाँ पर सारे मान क्या होंगे, एक्स के पॉजिटिव है ना, धनात्मक मान होंगे यहाँ पर सारे। इसी तरीके से जो ये वाई अक्ष होगी ना, यहाँ पर भी y के पूरे मान क्या होंगे, धनात्मक मान आप लोगे यहाँ पर y के पूरे। ठीक है, और जब आप यहाँ बाई तरफ देखोगे एक्स अक्ष के, है ना, तो यहाँ पर एक्स अक्ष के सारे मान क्या होंगे, नेगेटिव। देखिए मैंने माइनस का चिन्ह लगाया और IE लगा दिया, जिसका मान क्या होगा, नेगेटिव मान होंगे यहाँ सारे। और जैसे ही आप यहाँ वाई अक्ष पे नीचे की तरफ देखोगे ना, तो यहाँ पर भी सारे मान क्या होंगे, y के नेगेटिव मान होंगे। तो एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात जब आपको समझ में आ जाती है तो अब हम ग्राफ को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जो एक्स अक्ष है, तो मूल बिंदु से जब दाई तरफ देखोगे आप, ठीक है, एक्स अक्ष पर, तो सारे मान धनात्मक होंगे। मूल बिंदु से आप बाई तरफ देखोगे तो सारे मान क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। और मूल बिंदु से आप जब ऊपर की तरफ देखोगे तो वाई अक्ष के सारे मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। और मूल बिंदु से जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो वाई अक्ष के सारे मान क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसी ग्राफ को थोड़ा और आगे बढ़ करके समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ फिर से बना रहा हूँ, किस तरीके से हम यहाँ मान लेते हैं। देखिए ये जो मूल बिंदु होता है ना O, यहाँ पर 0 0 होता है। और सुनो, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो निर्देशांक होते हैं ना, निर्देशांक को हमेशा आप कैसे लिखते हो, पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखते हैं, फिर किसके लिखते हैं, वाई के। यानी जो आगे लिखा होगा ना आपका कोई भी निर्देशांक, उसको तो आप एक्स अक्ष पे दर्शाओगे, और जो बाद में लिखा होगा उसको किस पे दर्शाओगे, वाई अक्ष पे। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, आपने छोटी क्लास में भी ग्राफ बनाना सीखा होगा, तो मैं पहले संख्या लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से इधर लिखूंगा तो ये सारे माइनस में होंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस 4, माइनस 5 और माइनस का 6। आपकी इच्छा हो आप कहीं तक के भी मान ले सकते हो। इसका ये ऊपर सारे धनात्मक होंगे वाई अक्ष पे, 2 3 4 5। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 5 तक ही ले रहा हूँ। इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप इसको 6 तक ले सकते हो, 10 तक ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप लोग तो इन सभी चीज़ों को ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो और ज़्यादा हमें एक्यूरेट ग्राफ मिलेगा। ये तो हमारी होगी एक्स अक्ष, तो एक्स डैश, ये होगी हमारी वाई अक्ष, और ये नीचे क्या होगा, वाई डैश। देखिए यहाँ पर
मूल बिंदु से दाईं तरफ देख रहे हैं तो एक्स अक्ष के सभी मान धनात्मक है, मूल बिंदु से बाईं तरफ देख रहे हैं तो एक्स अक्ष के सभी मान ऋणात्मक होते हैं, और मूल बिंदु से जैसे आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो वाई अक्ष के मान क्या होते हैं, धनात्मक, और मूल बिंदु से जैसे नीचे की तरफ देखते हो आप तो यहाँ पर वाई अक्ष के सभी मान क्या होते हैं, ऋणात्मक। अब जो ये हमने कुछ लिखा है ना, ये सब स्ट्रक्चर बनाया है, तो पता है इसको क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, कार्तीय। इस जो पूरी संरचना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र या फिर कार्तीय निर्देशांक तंत्र। ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी काम की बात है। इसकी पूरी संरचना को हम क्या बोलते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र। इसी में जो हमारे ये बिंदु होते हैं ना एक्स वाई, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई बिंदु दे दिया जाए किसी सवाल में 1 3 1 7, 1 7 तो हमने कहीं लिया ही नहीं है यहाँ पर, तो एक बिंदु बना लेते हैं यहाँ पे 2 3, -3 -5 हो गया, 4 6, कोई बिंदु हो गया 7 8। पर देखिए हमने यहाँ पे 7 8 तक तो इसको नोटिफाई किया ही नहीं है हमने यहाँ पर, है ना, और वाई अक्ष पे भी हमने 6 तक नहीं लिया, तो हम क्या करते हैं थोड़े छोटे मान ले लेते हैं। बस आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब हम ग्राफ पे बनाएंगे ना इसी चीज़ को और अच्छे तरीके से बातें हमें यहाँ पर समझ में आएगी। देखिए, तो मैंने यहाँ पर इतने सारे मान लिखे ना, 1 5 2 3 -3 -5 4 -4 -3 और 2 4 -2 -2 -5 और एक और कोई धनात्मक मान ले लेता हूँ 2 6। ठीक है, या फिर मैं इसकी जगह कोई और अन्य मान ले लेता हूँ 2 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आगे लिखे हुए हैं ना, जैसे मान लीजिए 1 और 5 लिखा है, तो यहाँ आगे वाला क्या होगा, एक्स अक्ष का मान होगा, एक्स अक्ष के निर्देशांक होंगे, और पीछे वाला जो लिखा है वो किसका होगा, वाई का होगा। तो इसलिए अब आपको समझ में आया हमें निर्देशांकों को एक्स वाई के रूप में क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो आगे आता है उसको हम लिखते हैं एक्स अक्ष के रूप में, और जो बाद में आता है उसको हम लिखते हैं वाई अक्ष के निर्देशांक के रूप में। तो यहाँ 1 है ना, ये किस पर है, एक्स अक्ष पर, और 5 किस पर है, वाई अक्ष पर। यहाँ 2 किस पर होगा, एक्स अक्ष पर, और 3 किस पर होगा, वाई अक्ष पर। अब मैं इसी बात को आपको समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे देखिए, इस निर्देशांक को कैसे निर्देशित करना है ये भी हमें आना चाहिए, तभी तो हम समीकरण में से जो मान मिलेंगे उनको हम ग्राफ पर दर्शा पाएंगे। तो इस बात को भी हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, एक्स अक्ष पे क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है ना, तो मेरे को पता चल गया कि एक्स अक्ष पर 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक टिक मार्क कर देता हूँ, और वाई अक्ष पे कितना है, 5 है। अब मैं इन दोनों को तो ऐसे मिलाऊंगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार अपना कलर चेंज करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे हम इन मानों को मिलाएंगे। अब आप देखिए, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना, तब तो आप देख करके डायरेक्टली दर्शा सकते हो, पर जब आपको शुरुआत में सीखना होता है तो हमें पता चलेगा कि कैसे मान है। एक्स अक्ष पे 1 है ना, वाई पर 5 है, तो एक्स अक्ष का 1 क्या हो गया, ये वाला हो गया, और वाई अक्ष पे 5 हो गया तो ये वाला हो गया। मैं एक काम करता हूँ, एक डॉट लाइन बनाता हूँ और उसको आगे तक ले जाता हूँ, तो मैं उस लाइन को थोड़ा आगे तक ले जा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से 1 की भी मैं डॉट लाइन को थोड़ा आगे तक ले जाता हूँ। थोड़ा मेरे हाथ से तिरछा हो रहा है तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे एक बिंदु था जिस पर ये दोनों लाइनें आपस में मिली या नहीं मिली, मिली ना। तो ये वाला जो आपका बिंदु होगा ना, तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका, 1,5। कौन सा बिंदु होगा ये आपका, 1,5। तो अब आपको समझ में आया कि पहले एक्स अक्ष पे बिंदु देख लो, 1 मिल गया, वाई अक्ष पे 5 मिल गया, तो दोनों तरफ लाइनों को, डॉट लाइन को आगे तक बढ़ाओ, फिर 1 की भी डॉट लाइन को आगे तक बढ़ाओ, जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिल जाए तो वहीं पर हमारा बिंदु कौन सा हो जाएगा, 1,5। अब देखिए अगला बिंदु क्या है हमारा, 2,3। तो मैं एक काम करता हूँ, 2, तो 2,3 ये पहले निर्धारित कर लेता हूँ कि एक्स अक्ष पे 2 है, हाँ एक्स अक्ष पर 2 है, और वाई अक्ष पे कितना है, 3 है, तो 2 और वाई अक्ष पे कितना है, 3। तो मैं एक काम करता हूँ, 3 की लाइन को आगे तक बढ़ाता हूँ, यह मैंने बढ़ाया, और इस 2 की डॉट लाइन को मैंने आगे तक बढ़ाया। तो ये क्या इस जगह पे मिल रही है, नहीं मिल रही। एक बार मैं इसको वापस आपको इरेज करके बताता हूँ और ढंग से हाईलाइट करता हूँ। देखिए आप फिर से, ये हमारी 3 की लाइन है, ठीक है, और ये हमारी 2 की लाइन है। ये क्या एक निश्चित बिंदु पर मिली इस बिंदु पर, तो जिस बिंदु पर मिली ना, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे, 2,3। तो आपको क्या करना है, एक्स अक्ष पे क्या लिया आपने, 2 पहले फिक्स किया, 2 कहाँ पर है, फिर वाई अक्ष पे क्या लिया आपने, 3, उसको फिक्स किया, फिर 3 से एक डॉट लाइन को आगे तक पहुँचाया,
फिर 2 से एक डॉट लाइन को आगे तक पहुँचाया, जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में मिल गई तो वो कौन सा बिंदु हो गया हमारा 2,3 हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा ये बिंदु मैंने कैसे बनाया है यहाँ पर। अब इसी तरीके से मैं एक काम करता हूँ, -3 और -5 देखते हैं कहाँ होगा। मुझे पता है कि माइनस में एक्स अक्ष ये वाली है और माइनस में वाई अक्ष ये वाली है, तो -3 और -5 कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा। ठीक है, तो कैसे होगा मैं बताता हूँ। -3 है पहले एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष की लाइन को मैं आगे तक बढ़ाता हूँ। मैंने इसको आगे तक ले लिया। मैं आपको एग्जाम में नहीं करना है ऐसा, बस ये है कि फर्स्ट टाइम जब आपको चीज़ें सीखनी होती है कि कैसे मान यहाँ रखने हैं, तो उसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगला क्या है -5, तो -5 वाई अक्ष पे है ना, यही है हमारी वाई अक्ष, और ऋणात्मक मान नीचे होते हैं मूल बिंदु से। इस 5 को भी आगे तक बढ़ाता हूँ मैं। देखिए क्या ये इस बिंदु पर मिल रही है, नहीं मिल रही, मिल गई ना। तो ये वाला जो बिंदु होगा ना, इसी के निर्देशांक क्या होंगे, -3 -5। तो अब आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अब अगला बिंदु हमारा 4 -4, मतलब 4 तो है प्लस का और y किसका है माइनस का। तो आपको पता है कि आगे वाला जो बिंदु ये तो होता है x का, और जो पीछे वाला बिंदु ये किसका होता है y का। यानी x अक्ष पे 4, x अक्ष पे 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y अक्ष पे -4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो दोनों की लाइनों को आगे बढ़ाऊंगा। अब देखो ऊपर बढ़ाऊंगा, पर y का बिंदु ऊपर थोड़ी है, y तो नीचे है ना, तो यानी ये लाइन भी कहाँ बढ़ेगी, नीचे की ओर बढ़ेगी। तो इस लाइन को मैंने आगे तक बढ़ाया और इस लाइन को मैंने आगे तक बढ़ाया। ये तो आप लोग क्या स्केल से बनाओगे तो उसमें और भी ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा। अभी मेरा ये रफ डायग्राम है। तो अब ये बिंदु मिला, तो पहले जो लिखेंगे वो एक्स अक्ष का, एक्स अक्ष पे कितना था 4 था, और वाई अक्ष पे क्या है -4। तो आपको समझ में आया इस बिंदु को मैंने कैसे निर्देशित किया। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, एक बिंदु लेता हूँ भैया -3 -2। ये आगे वाला किसका होगा, एक्स का, और पीछे वाला किसका होगा, वाई का होगा। ये आपको समझाने के लिए कि कैसे यहाँ पर इन बिंदुओं को निर्देशित करते हैं। तो एक्स अक्ष पे तो क्या हो गया -3, वाई अक्ष पे क्या हो गया 2 हो गया। तो इस 2 वाली लाइन को मैं आगे तक बढ़ाता हूँ। ठीक है, इस -3 की लाइन को भी आगे तक बढ़ाता हूँ। जहाँ ये दोनों लाइनें आपस में मिल गई तो वही हमारा बिंदु मिल गया। कौन सा बिंदु था, एक्स पे -3 और वाई पे क्या था 2 था। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -3, 2 होंगे। हाँ या ना, होंगे ना ये। तो अब आपको समझ में आ गया -3 और 2 कैसे आया। अब जो ये डॉट डॉट वाली लाइन है ना, इनको आप मिटा सकते हैं। बस ये हमारे समझने के लिए है कि कैसे ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही है और कैसा हमें मान मिल रहा है। तो देखिए अब एक बिंदु और ले लेते हैं, -2 -5। -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, एक्स अक्ष पे -2 तो यहाँ पर है देखिए, और वाई अक्ष पे -5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो -5 की लाइन तो पहले से आगे है, और -2 की लाइन को मैं एक बार और आगे बढ़ाता हुआ लाता हूँ। कहाँ मिल रही है, इस जगह पर मिल रही है ना। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -2 -5। तो आपको समझ में आया होगा कि इन बिंदुओं को हम किस प्रकार से निर्देशित करते हैं। जब भी हम एक्स और वाई लिखेंगे ना, जब भी आपको कोई बिंदु दे दे 1 2 -3 -5, ये समझाने के लिए, तो ये वाला तो होगा एक्स अक्ष पे, और ये किस पे होगा, वाई अक्ष पे। वाई अक्ष पे अगर माइनस है तो नीचे की तरफ लिखेंगे, एक्स अक्ष पे माइनस है तो इधर बाई तरफ लिखेंगे मूल बिंदु से, और यदि एक्स अक्ष पे धनात्मक है तो दाई तरफ लिखेंगे मूल बिंदु से, और वाई अक्ष पे यदि धनात्मक है तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी कि कार्तीय निर्देशांक तंत्र पे हम जो निर्देश बिंदु होते हैं हमारे एक्स वाई के रूप में, उसको हम कैसे निर्देशित करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ मैं आपको कि ये देखो, आपको क्या ये 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, इन सब में दिख रहा है ना, एक 90 डिग्री का यहाँ पर, एक 90 डिग्री का यहाँ पर। जब आपको इन दोनों लाइनों के बीच में देखे तो यहाँ जो भी निर्देशांक आएंगे ना, दोनों धनात्मक होंगे, प्लस और प्लस के। इधर जो भी दो निर्देशांक आएंगे वो कैसे होंगे, एक माइनस का होगा और एक किसका होगा, प्लस का। यानी एक्स वाला तो होगा माइनस का और वाई वाला किसका होगा, प्लस का। यहाँ एक्स वाला भी प्लस का होगा, वाई वाला भी प्लस का होगा। देखिए यहाँ 2 और 3 लिखा तो दोनों प्लस के हैं ना, प्लस प्लस। 1 और 5 लिखा, ये दोनों भी प्लस के हैं। अब इधर एक तो होगा माइनस का और एक होगा प्लस का। जो पहले आता है वो एक्स का होता है, तो एक्स वाला किसका है, माइनस का, क्योंकि एक्स एक्स किसकी है, माइनस की। तो देखो -3 और माइनस का और प्लस का 2, तो यहाँ माइनस और प्लस आ गया। इस जगह जो भी निर्देशांक आएंगे वो किसके होंगे, माइनस कोमा माइनस के, और इधर जो आएंगे वो किसके होंगे, प्लस कोमा माइनस के। देखिए मैंने 4 -4 लिखा है, वो इस वाले हिस्से में आया है ना, 4 प्लस का है, और प्लस का कौन है, एक्स अक्ष वाला है, और वाई किसका है, माइनस का है, और माइनस वाला कौन है, वाई अक्ष वाला। दोनों माइनस के हैं, एक्स अक्ष भी माइनस में है और वाई अक्ष भी किस में, माइनस में। -3 -5 तो माइनस माइनस, और -2 -5 तो भी दोनों क्या है, माइनस के। तो ये एक थोड़ा याद रखने का तरीका है कि यदि प्लस प्लस होंगे तो ऊपर की तरफ होगा, माइनस प्लस होंगे
तो फिर थोड़ा आगे की तरफ, और माइनस माइनस है तो नीचे की तरफ, और प्लस माइनस भी नीचे की तरफ। तो इसी के साथ हमारी ये वाली क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। और इस क्लास में आपको समझ में आया होगा कि हम किस किस विधि से रैखिक समीकरणों को हल करते हैं, और निर्देशांक तंत्र क्या होता है उस चीज़ को हमने समझ लिया। और ये भी समझ लिया कि किस प्रकार हम निर्देशांकों को निर्देशित करते हैं, और जो पहले लिखा होता है ब्रैकेट में एक्स वाई के रूप में, तो वो एक्स अक्ष का होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो वाई का होता है। तो इसी के साथ हमारी ये वाली क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। आप लोग हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।